दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा चैनल तर्जुमा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जमाल मीर सादिकी की कहानी कंक्रीट के अंबारों के उधर। तर्जुमा नैयर मसूद। एक दिन सुबह मिस्टर आरफी दफ्तर जाने के लिए घर से निकले तो उनके साथ ये अजीब मामला पेश आया। मिस्टर आरफी शहर के शुमाली इलाके में जदीद वज़ा के एक नौ तामीर मकान में अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। उनकी उम्र 40-45 साल की रही होगी। छोटा कद, ढलके हुए कंधे, पिचका हुआ पेट, दुबला बदन। चलते में उनके हाथ दोनों तरफ बेजान से झूलते रहते थे। मिस्टर आरफी थोड़ा आगे झुककर तेज तेज कदमों से चलते थे। उनके बदन की खमीदगी उनकी परछाई में भी जाहिर होती थी और मिस्टर आरफी को ऐसा नजर आता था कि कोई कुबड़ा ठिंगना चौड़ा चकला आदमी कभी उनके बराबर बराबर कभी आगे आगे चल रहा है। मिस्टर आरफी कत्थई रंग का मामूली सा कोट पतलून पहने और हल्की बादामी टाई बांधे हुए थे। कमीज का कलफ दिया हुआ सफेद कॉलर कोट से एक उंगल ऊपर निकला हुआ था। मिस्टर आरफी अपने लिबास और जाहिरी हयत की ज्यादा परवाह नहीं करते थे। अगर उनकी जवान बेटी उनका ख्याल न रखती तो उन्हें हफ्तों कमीज बदलने या कोट पतलून पर इस्त्री करने का ध्यान भी न आता। मिस्टर आरफी हस्बे मामूल अपना बड़ा सा भारी बैग थामे आगे को झुके हुए गलियों और मकानों को एक एक करके पीछे छोड़ते लंबे लंबे कदम बढ़ाते लपके चले जा रहे थे। उन्होंने आदत बना ली थी कि सवेरे उठ बैठते और जल्द से जल्द घर से निकल खड़े होते थे ताकि बसों की भीड़ भाड़ में न फंसें और हमेशा ठीक वक्त पर दफ्तर पहुंचकर हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत कर दें। मिस्टर आरफी का मकान शाहराह से दूर पड़ता था। रास्ते में डामर की बहुत सी लंबी लंबी पेशदार गलियां मिलती थी जो मिस्टर आरफी को उनके घर से लेती और अपने पेचो खम में घुमाती फिराती हुई सड़क के सबसे करीब वाले बस स्टॉप पर पहुंचा देती थी। इस तरह मिस्टर आरफी को इतना वक्त मिल जाता था कि स्टॉप पर जरा सुस्ता कर सांसें भी दुरुस्त कर लें और ठीक वक्त पर दफ्तर पहुंचने का इत्मीनान भी कर लें। तब वो आराम के साथ स्टॉप पर खड़े होकर बस की राह देखने लगते थे। उस सुबह भी जब मिस्टर आरफी गलियों और नए बने हुए हम वज़ा मकानों के सामने से गुजरते हुए सड़क पर आए तो उनके कदमों ने हमेशा की तरह उन्हें बस स्टॉप पर पहुंचा दिया। स्टॉप पर कोई नहीं था। मिस्टर आरफी पहले आदमी थे। सड़क की बत्तियां अभी तक जल रही थीं। मिस्टर आरफी अपनी मुकर्ररा जगह पर खड़े हो गए। वो हाथ में अपना बड़ा सा काला बैग संभाले हुए थे और उनकी निगाहें डामर की सुरमई सड़क पर जमी हुई थी। सड़क आगे बढ़ती हुई एक ऊंची खूबसूरत बिल्डिंग का चक्कर लगाकर दूर होती चली गई थी। मिस्टर आरफी की जेबी घड़ी की टिक टिक और सीने में दिल के धड़कने की सदा के सिवा जो उनके कानों में हल्की हल्की आ रही थी, कहीं कोई आवाज नहीं थी। वो अपने गिरदोपेश से बेखबर थे। हरे भरे दरख्त हों या शानदार इमारतों पर सुनहरा रंग फेरता हुआ हसीन चमकीला सूरज, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क के किनारे वाली नहर की सुरीली आवाज जो उनके चारों तरफ गुनगुना रही थी, उनको नहीं सुनाई दे रही थी। चेहरे को थपकती हुई ठंडी ठंडी हवा की तरफ उनकी जरा भी तवज्जो नहीं थी। उनको नजर नहीं आ रहा था कि दरख्तों की पत्तियां किस तरह सब्ज परिंदों की मानिंद हवा के झोंकों से हिलती हुई टहनियों में अटखेलियां कर रही हैं। यहाँ तक कि सड़क के उस पार संग तराश की दुकान में सुर्ख गुलाबों का खूबसूरत गुलदान भी उनकी निगाहों को अपनी तरफ न खींच सका। मिस्टर आरफी सड़क के डामर की पुख्तगी और चिकनाई की दीद में महव थे। अगर वो सर उठाते भी तो उनकी निगाह सामने वाली बिल्डिंग की आखिरी मंजिल से ऊपर न जाती और सुबह का नीलगू आसमान और उसमें आजादी से उड़ते और फिजा को मुतहर्रिक करते हुए परिंदे उनको नजर न आते। उनकी निगाहें डामर की साफ सुथरी पट्टी पर जमी हुई थीं और वो बस का इंतजार कर रहे थे। बस सड़क के मोड़ पर नजर आई तो मिस्टर आरफी चौंचाल हो गए। वो एक कदम आगे निकल आए और उनकी आंखें चमकने लगी। उन्होंने बस को तारीफी नजरों से देखा। क्या सजीली चीज है, बेआवाज, तेज रफ्तार, न घड़ घड़ न खड़ खड़, बिल्कुल जैसे उड़न घोड़ा। मिस्टर आरफी का जी चाहने लगा कि जल्द से जल्द बस की सीट पर बैठकर ऊँघना शुरू कर दें। कैसी नर्म नर्म आरामदेह सीटें होती हैं। मशीनी सनत का शाहकार। बस उनकी तरफ बढ़ रही थी। मिस्टर आरफी उसको धीरे धीरे करीब आते देख रहे थे। दफ्तरी याददाश्तों और सरकारी खतों से भरे हुए बैग को मजबूती से पकड़कर वो बस के रुकने का इंतजार करने लगे। सुनसान सड़क दिन की रोशनी में चमक रही थी। बस के इंजन की हल्की हल्की घरघराहट उनके नजदीक आती जा रही थी।
नर्म हवा ने मिस्टर आर्फी के चेहरे को सहलाया। आसपास के दरख्तों पर सोए हुए परिंदों ने जाग कर पर फड़फड़ाए। नहर का मध्यम शीरी नगमा उनके कानों को छूने बढ़ा। उस पार संगतराश के गुलदान में सुर्ख गुलाब ने उनकी तरफ शोले की तरह जबान लपकाई। उनके सर पर एक परिंदा जोर जोर से चहचहाने लगा। अचानक मिस्टर आर्फी उछल पड़े। उनकी आंखें फैल गईं और वो बौखला कर कई कदम पीछे हट गए। बस कब्ले तारीख के किसी हैवान की तरह सीधी उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। अगर वो भागकर नहर के उधर वाले फुटपाथ पर न चढ़ गए होते तो बस ने उन्हें रौंद ही डाला था। मिस्टर आर्फी ने नहर के किनारे फुटपाथ पर से बस को देखा कि स्टॉप के अंदर घुसती चली जा रही है। उसके जबरदस्त आहनी पैकर से पूरा स्टॉप भर गया था। मिस्टर आर्फी के देखते देखते बस ने बड़े आराम से नहर को पार किया और फुटपाथ का रुख करके उनकी तरफ बढ़ी। मिस्टर आर्फी फिर कई कदम पीछे हटे और बस की तरफ घूंसा तान कर बड़े गुस्से से चीखे, अबे गधे, कहाँ चढ़ाई दे रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बस अब भी उन्हीं की तरफ चली आ रही है तो वो फुटपाथ पर भाग कर खड़े हुए। कुछ देर के बाद रुके और मुड़कर देखने लगे। बस घूम कर फुटपाथ पर आ गई थी और उसका रुख फिर उनकी तरफ हो गया था। उस वक्त उन पर इंकशाफ हुआ कि बस के अंदर कोई भी नहीं है। बगैर ड्राइवर और बगैर कंडक्टर के वो उनकी समत चली आ रही थी और उसके इंजन की घरघराहट तेज हो गई थी। मिस्टर आर्फी मुड़कर भागे। डामर का फुटपाथ बिल्कुल हमवार था। मिस्टर आर्फी सरपट दौड़ रहे थे और उनके कदमों की आवाज फुटपाथ पर गूंज रही थी। उनके बड़े से सियाह बैग का खटका खुल गया था और अब वो उनके पैरों से मिला मिला यूं झूलता जा रहा था कि हर पेंग के साथ मिस्टर आर्फी का हाथ आगे पीछे झटके खा रहा था। कोई 100 कदम की दौड़ लगाने के बाद मिस्टर आर्फी रुके, पलटकर पीछे देखा। बस उसी तरह उनका ताक़ुब कर रही थी। मिस्टर आर्फी जल्दी से मुड़े और फिर भाग खड़े हुए। वो जितना भी तेज दौड़ते, बस के इंजन की घरघराहट उन्हें अपने पीछे ही सुनाई देती। वो जब भी मुड़कर देखते, उसका बड़ा सा इफरीती हियोला उनको अपने सर पर मंडलाता दिखाई देता। मिस्टर आर्फी जकंद भरते और पहले से भी ज्यादा तेज भागने लगते। धूप उनके कदमों में बिछती जा रही थी। उसकी खुशगवार गर्मी से उनको इतनी ताकत और हरारत मिल गई थी कि और भी तेज दौड़कर बस से कुछ और दूर हो जाएं। एक सड़क तय करने के बाद उनकी सांस फूलने लगी। उन्हें एक तंग सी गली नजर आई और वो लपक कर उसमें मुड़ गए। घरघराहट की आवाज उनकी पुश्त पर उसी तरह मौजूद थी। वो गली में थोड़ी ही दूर तक भागे होंगे कि उनका दम टूट गया और वो रुक गए। गर्मी के मारे वो पसीने पसीने हो रहे थे। उन्होंने जेब से रुमाल निकालकर चेहरा पोंछा, रुमाल तह किया और वापस जेब में रख लिया। टाई की गिराट ढीली की और इत्मीनान की सांस ली। झुके और अपने दुखते हुए पैरों को दबाने लगे। वो एक दीवार के मोखे में बैठ गए। थका हुआ बदन दीवार से टिका लिया। बैग दीवार से लगाकर रख दिया। पांव फैलाए और उनका मुंह खुला। उफ! घरघराहट की आवाज सुनकर वो उचक पड़े। बस गली के अंदर घुसी चली आ रही थी। मिस्टर आर्फी ने उसे आंखें फाड़ कर देखा, दीवार के पास से बैग उठाया और फिर भागने लगे। उनकी राह में जदीद साख्त के हमवजा मकान और पक्के रास्ते पड़ रहे थे जिन्हें तामीर के ताजा तरीन उसूलों के मुताबिक तैयार किया गया था। मिस्टर आर्फी गलियों से होते और मकानों के सामने से गुजरते उड़े चले जा रहे थे और बस उनका पीछा कर रही थी। मकानों की ऊंची दीवारों ने धूप को गलियों में उतरने से रोक दिया था और गलियों में उनका दायमी साया फैला हुआ था। खूबसूरत सुथरे मकानों के सामने दौड़ते दौड़ते और सायादार गलियों में दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने मुड़ते मुड़ते मिस्टर आर्फी का सर घूमने लगा था और बस उसी तरह उनके पीछे पीछे चलती नजर आ रही थी। रास्ते में हर तरफ गलियां थीं और मकान, हर तरफ नई नई सर्बफलक इमारतें थीं। दौड़ते ही में उनको खिड़कियों के शीशे के पीछे औरत मर्द दिखाई दे रहे थे जो मकानों की सफाई सुथराई और झाड़ पोंछ में लगे हुए थे। वैक्यूम क्लीनर और वाटर पंप की आवाजें बुलंद थी। मर्द औरत लपक झपक कर इधर उधर आ जा रहे थे और अपने अपने काम में मुनहमिक थे और किसी दूसरी चीज की तरफ मुतवज्जा नहीं थे। उनके जज्बात से आरी चेहरे शीशों के पीछे बार बार जाहिर और गायब हो रहे थे। मिस्टर आर्फी ने उनको आवाजें दी, मदद के लिए पुकारा और हाथ हिला हिलाकर उनको मुतवज्जा करना चाहा, लेकिन खिड़कियों के दबीज शीशों और पथरीली दीवारों और क्लीनर और पंप के शोर ने उनकी फरियाद को बेअसर कर दिया। लोग घरों के अंदर अपने अपने कामों में ऐसे लगे हुए थे कि उन्हें किसी और बात की खबर न थी।
किसी ने सर तक नहीं उठाया कि मिस्टर आरफी को देखे और बस की आवाज सुने। मिस्टर आरफी उनको, उनकी सरगर्मियों को, उनकी आमदोरफ्त को देख सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी मिस्टर आरफी को नहीं देख रहा था। मिस्टर आरफी की निगाहों के सामने गोया सिनेमा के पर्दे पर एक फिल्म चल रही थी और लोग शीशों के पीछे मुतहर्रिक तस्वीरों की तरह आ जा रहे थे और अपने कामों में लगे हुए थे। बस नालों नहरों को उबूर करती, दरख्तों मकानों से कतराती, गलियों के पेचो खम से निकलती मिस्टर आरफी के पीछे पीछे चली आ रही थी। हवास बाख्ता मिस्टर आरफी जब भी घूमकर देखते, बस को अपने पीछे पाते। जिस राह भी मोड़ते और जिस तरफ भी भागते, बस उन्हें अपने पीछे ही दिखाई देती। मिस्टर आरफी अचानक पलट पड़े। उन्होंने जमीन पर से ईंट का टुकड़ा उठाकर बस पर खींच मारा और तहदीदी अंदाज में उसकी तरफ हाथ लहराने लगे। एक बार वो हाँफते हुए बीच सड़क पर खड़े हो गए और रोने चिल्लाने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बस उनकी तमाम धमकियों और एहतजाजों और फरियादों से बेनियाज उसी तरह उनकी तरफ चली आ रही है और करीब है कि उनको किसी दीवार से मसल दे, तो वो फिर मुड़े और भागने लगे। हाँफते कांपते एक पूरी सड़क तय करके वो खुशनुमा मकानों और पक्की सड़कों के पिछवाड़े एक खुले हुए अहाते में जा निकले। हर तरफ इमारती खंबे उठे हुए थे। बार बरदार मशीनें एक के पीछे एक आती और मसाला ढेर करके चली जाती। हर तरफ बजरी, कंक्रीट, बालू, राखी, चूने के बड़े बड़े ढेर नजर आ रहे थे। मिस्टर आरफी की नाक में मिट्टी की सौंधी खुशबू आई और उनको अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब वो दूसरे बच्चों के साथ मिट्टी के अंबारों पर चढ़ते और खुशी से चीखते और गर्द उड़ाते हुए ऊपर से नीचे फिसलते थे। उन्हें अपनी पुश्त पर बस की घरघराहट सुनाई दी और वो बदहवास होकर आगे को दौड़े और कंक्रीट के एक अंबार पर चढ़ते चले गए। चारों हाथ पैरों से वो कंक्रीट के अंबार पर चढ़ रहे थे और हाँप रहे थे। बड़े से बैग को वो अपने पीछे पीछे कंक्रीट पर घसीट रहे थे। कंक्रीट के रेजे उनके पैरों से हिल हिलकर खर खर करते नीचे लुढ़क रहे थे। वो खुद को घसीटते हुए अंबार की चोटी तक ले गए। अब वो थक कर चूर हो चुके थे। उनकी आंखों ने देखा कि कंक्रीट के अंबारों के उस तरफ एक सब्ज मैदान दूर तक चला गया है और सारे में हसीन सुनहरी धूप फैली हुई है। जा बजा पुराने हरे भरे दरख्तों के खूबसूरत बाग लगे हुए हैं। दूर से चिड़ियों की चहकार और बहते पानी की आवाज आ रही है। मिस्टर आरफी बेख्तियार उस मैदान की तरफ लपके, लेकिन चंद कदम भी न बढ़े होंगे कि थकन से उनके घुटने जवाब दे गए। वो कंक्रीट के अंबार पर लुढ़कने लगे और बेहोश हो गए। मिस्टर आरफी को होश आया तो उन पर बस की बड़ी सी सियाह परछाई पड़ रही थी और उसके इंजन की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने बस को देखा कि उनके पास ही खड़ी है और नजदीक से देखने पर और भी खूबसूरत नजर आ रही है। उसकी चौड़ी चकली बॉडी को देखकर रो पड़ता था। उसके इंजन की हल्की हमवार घरघराहट फिजा में फैली हुई थी। मिस्टर आरफी की तारीफी नजरें बस पर जम गईं और उनके होंठ हिले। क्या डिजाइन है, कितनी हसीन, सनत का शाहकार। वो उठकर बैठ गए और बस के बड़े से खुशवजा पहिए और उसकी चमचमाती हुई प्लेट पर हाथ फेरने और उंगलियां दौड़ाने लगे। बम्पर पर हाथ टेक कर वो खड़े हुए और बस की चमकदार बॉडी में अपना अक्स देखकर हंस पड़े। उसके सामने खड़े होकर उन्होंने टाई की गिरह दुरुस्त की और अपने बालों पर हाथ फेरा, कपड़े झाड़े और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। बड़ा सा वजनी बैग हाथ में लटकाए और अपनी जेबी घड़ी की टिक टिक सुनते हुए वो बस पर चढ़े और खिड़की के पास की आरामदेह गद्देदार सीट पर बैठ गए। उनको अपना सारा बदन दुखता महसूस हो रहा था। बस चल दी। मिस्टर आरफी ने खिड़की के शीशे में से आखिरी बार धूप में चमकते हुए सब्जाजार और पुराने हरे भरे बागों का मंजर देखा, चिड़ियों की चहकार और पानी की गुनगुनाहट सुनी। फिर उन्होंने सीट की नर्म पुश्त से टेक लगा ली और आंखें बंद कर लीं। बस ने कंक्रीट के अंबारों का चक्कर लगाया और जदीद वज़ा के साफ सुथरे मकानों और डामर की सड़कों की तरफ बढ़ने लगी। घरों से उठते हुए धुएं की लकीरों ने शहर पर एक काला बादल तान दिया था। उस काले बादल के नीचे तेज रफ्तारी से बढ़ती हुई बस शहर के छोटे छोटे हम वज़ा मकानों की अव्वलीन कतारों के नजदीक पहुंच रही थी। उसके पीछे पानी की आवाज और चिड़ियों की चहकार मध्यम पड़ती जा रही थी।